हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। और हम आपको ग्रुप डी का ये 17 अगस्त वाला फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो भी है उसका एनालिसिस करेंगे, उसका आंसर जानने का कोशिश करेंगे। जितना भी जीके जीएस पे क्वेश्चन पूछा है, स्टैटिक जीके हो या साइंस में पूछा हुआ जीके का क्वेश्चन हो, सारा क्वेश्चन को हम लोग हल करने का कोशिश करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं पहला सवाल आज का फर्स्ट शिफ्ट का ये 17 अगस्त का क्वेश्चन है आरआरसी ग्रुप डी का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। ओम का नियम क्या सूत्र है? और एक बात और ध्यान देंगे कि जितना भी क्वेश्चन है मेरे पास वो स्टूडेंट्स के द्वारा आया हुआ क्वेश्चन है, तो किसी में अगर बाई ऑप्शन या क्वेश्चन में थोड़ी बहुत त्रुटि आती है तो उसको सुधार थोड़ा सा कर लेंगे। समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है? ओम नियम का सूत्र होता है V बराबर IR के रूप में प्रदर्शित होता है। ओम का नियम V बराबर IR होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है। देखेंगे, जब कोई समतल सतह पर से आपतित किरण टकराती है और बीच में ये जो अभिलंब देख रहे हैं, यह अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे ही आपतन कोण कहा जाता है। और आपतन कोण जैसे ही यह सतह से टकराती है आपतित किरण तो परावर्तित हो जाती है समतल सतह से टकराने के बाद। तो जो परावर्तित होती है उसे ही परावर्तन का कोण कहा जाता है। तो जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। अतः 30 डिग्री और 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का संतुलन समीकरण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का संतुलन समीकरण आपसे पूछा था कि समीकरण दे दिया गया था और उसका 4 ऑप्शन था जिसमें से संतुलित करने के लिए आपको पूछा गया था। तो इसका संतुलित ऑप्शन जो होगा, जो भी ऑप्शन में होगा, आप देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन में था। देख लेते हैं। इसका संतुलन क्या हो जाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O। यह फोटोसिंथेसिस की क्रिया होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के पश्चात बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और O2 जो होता है ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और संतुलित करने के लिए यह 6 हो जाता है। क्लियर? संतुलित होने के लिए यह ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। फोटोसिंथेसिस क्रिया के बाद ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। संतुलित करेंगे तो 6O2 के रूप में हो जाता है। क्लियर है? यह हमारा ऑक्सीजन है। आगे बढ़े तो हमारा संतुलित यही होना चाहिए, 6CO2 6H2O और C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकल आता है। आगे पायरुविक एसिड का वियोजन जब होता है या अपघटन होता है, यही ऐसा कुछ क्वेश्चन था। पायरुविक एसिड का वियोजन होगा या इसका अपघटन होगा तो क्या होता है? तो पायरुविक एसिड में होता क्या है? ग्लूकोज अणु का विखंडन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज अणु का विखंडन होता है। C6H12O6 इसका क्या होता है? विखंडन होता है। विखंडन के बाद इसी में विखंडन होने के बाद पायरुविक एसिड जिसमें से कोशिका, और यह पायरुविक एसिड जो होता है विखंडन या ग्लूकोज को विखंडित कर देता है पायरुविक एसिड, जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर? अब देखेंगे तो यह विखंडन की प्रक्रिया जो होता है वो क्रेब्स चक्र जिसकी खोज हेंस क्रेब नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। क्रेब्स चक्र में इसी को एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग सीरीज, परिवहन श्रृंखला। तो पायरुविक एसिड का वियोजन या अपघटन जब होता है तो वो क्रेब्स चक्र में होता है। पायरुविक एसिड का ग्लूकोज अणु उसमें टूटता है। अब ऑप्शन मिला देंगे, कौन सा ऑप्शन वहां था? ऑप्शन तो मुझे दिया नहीं गया था, कोई भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नहीं दिया, तो आप मिला लेंगे क्या हो जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे
दो यौगिक दिया हुआ होगा। अब ऑप्शन में कौन सा था ये खुद मिला लेंगे, AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड होता है या सिल्वर ब्रोमाइड AgBr के रूप में। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक होगा या दोनों होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यौगिक का इस्तेमाल होता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। तो कोई भी ऑप्शन होगा, एक भी होगा तो वो मरा जाएगा, या दोनों होगा दोनों हो जाएगा। आगे Fe2O3 अपघटन के बाद क्या उत्पादित करता है? Fe2O3 के अपघटन के बाद जो उत्पाद होता है वह क्या होता है? तो पहले लिख लेंगे, Fe2O3 का जब अपघटन कराएंगे तो 4Fe के रूप में प्लस 3O2 के रूप में, यानी फेरस और ऑक्सीजन के रूप में यह टूट जाता है। बैलेंस करेंगे, इधर भी 2 लगा देंगे तो 4Fe फेरस और ऑक्सीजन के रूप में यह अपघटन होके टूट जाता है। तो उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त हुआ? फेरस यानी लोहा और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्लियर? अब आपका ऑप्शन खुद मिला लेंगे कि आपका ऑप्शन में कौन सा था या किस ऑप्शन में था। आगे, न्यूलैंड तालिका में पहला और अंतिम तत्व कौन सा होता है? तो न्यूलैंड नामक विद्वान ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अष्टक नियम दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि प्रत्येक 8वां तत्व जो होता है वह पहले तत्व का गुणों से मैच करता है, जिसे ही अष्टक नियम कहा जाता है। न्यूलैंड ने दिया था। तो इनका पहला जो तत्व था वह हाइड्रोजन था तथा अंतिम तत्व जो था वह थोरियम था। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि न्यूलैंड के तालिका में सही रिजल्ट यानी 1 से लेके 8 तक जो अष्टक नियम दिया था कहां तक पूरा हो पाता था, तो कहेंगे कैल्शियम तक ही रिजल्ट दे पाता था, रिजल्ट दे पाया। क्लियर? किसी शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि न्यूलैंड का अष्टक नियम में कहां तक प्रक्रिया संबंधित था, तो कैल्शियम तक यह नियम जो है मैच करता था। क्लियर है? तो पहला तत्व जो है वह हाइड्रोजन हो जाएगा और अंतिम थोरियम हो जाएगा। अगला है, मिलान करने के लिए आपको दिया हुआ होगा, जिसमें मिलान करना था, ऑप्शन में आपको मिलान करना था। तो द पिल्स का काम क्या होता है? यह पिल्स जो दवा होती है ना, पिल्स एक दवा होता है और यह पिल्स जो होता है वह प्रिवेंट ओवुलेशन, अंडोत्सर्जन को रोकने का काम करता है। तो इसको यहां से मैच कर दीजिएगा। क्लियर? या यहीं पर लिख देते हैं, ए से मैच हो जाएगा। अब कॉन्डोम जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ही कॉन्डोम का इस्तेमाल भी किया जाता है। वह होता है प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स। कहने का मतलब है कि कॉन्डोम जो होता है स्पर्म को, शुक्राणु को ग्रीवा तक जाने से रोक देता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो मिलेगा वह चौथे से मिल जाएगा। मिलान करने के लिए आपको दिया हुआ था, कैसे दिया हुआ था वहां खुद यह देख लेंगे। वैसेक्टोमी का मतलब होता है स्त्री का नसबंदी, महिलाओं का नसबंदी को वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। तो वैसेक्टोमी में किसका इस्तेमाल होता है या क्या होता है? तो वैसेक्टोमी में प्रिवेंट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, यानी युग्मक का स्थानांतरण को रोकना, युग्मक के स्थानांतरण को रोकना। क्लियर? तो वैसेक्टोमी होता है, तो इसको सी ही मिला लेंगे। और बाकी का एक कॉपर टी बच गया, वो सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी, यानी शुक्राणु की गति को धीमा करने का काम कॉपर टी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी से मैच हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जिप्सम को गर्म करने पर क्या बन जाता है? देखेंगे, जिप्सम को गर्म करेंगे CaSO4 into 2H2O। अब जब इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो बनेगा क्या? CaSO4 into हाफ H2O। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। और एक 3/2 H2O बाहर निकल जाता है। क्लियर है? बात समझ में आया? 4 गो H2O के रूप में लिखा हुआ है। अब इसी को कैल्शियम CaSO4
इनटू हाफ H2O के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। यानी जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है उत्पाद के रूप में। तो आपका ऑप्शन में होगा, जो ऑप्शन में होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे, पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो पर्दे पर प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है, एक बात देखेंगे कि पर्दे पर कभी भी प्रतिबिंब जो होगा वह आभासी तो होगा नहीं, आभासी होगा नहीं। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। जब भी पर्दा पर प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा होता है? कभी भी सीधा नहीं हो सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और पर्दे पर यही उतारा जा सकता है। क्लियर? यानी रियल और इन्वर्टेड प्रतिबिंब होता है। आगे, एड्स का पूरा रूप क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, सॉरी आई होगा, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। आगे, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर त्रिज्या यानी त्रिज्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु क्रमांक जब बढ़ेगा तो त्रिज्या जो होगा उसका मान बढ़ जाएगा और संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर यदि जो हम परमाणु इलेक्ट्रॉन की हम बात कर लेते हैं तो परमाणु इलेक्ट्रॉन के रूप में अगर हम सोडियम को रख लेते हैं, सोडियम कोई तत्व को ले लेते हैं जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और दूसरा हम ले लेते हैं वह मैग्नीशियम को ले लेते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना? 12 होता है। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 281 के रूप में लिख सकते हैं। कोषों की संख्या कितना हो गया इसमें? कोषों की संख्या इसमें कितना हो गया? तो कोषों की संख्या हो गया इसमें 3 कोषों, 8 2 10 1 11, कोषों की संख्या 3 हो जाता है। जबकि मैग्नीशियम को लिखेंगे 2 8 और 2 8 2 10, यानी कि कोषों की संख्या इसमें भी 2 हो जाता है। जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा, परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ेगा तो कोषों की संख्या बढ़ेगी। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या जो होगा उसका मान भी बढ़ता है। तो त्रिज्या का मान, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखेंगे बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्लियर? तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? जब परमाणु क्रमांक बढ़ा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी त्रिज्या भी बढ़ेगी, त्रिज्या भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। देख रहे हैं, यहां से 1 था, यहां क्या हो गया? 2, अतः यह भी बढ़ेगा। क्लियर? दोनों बढ़ेगा, त्रिज्या और संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान पर प्रभाव पड़ेगा और वह दोनों बढ़ जाएगा। आगे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है? पतला और लंबा क्यों होता है? तो पतला और लंबा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग उसके रेसिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग उसके रेसिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि रेसिस्टेंट बढ़ाना होता है, बढ़ाना होता है। कैसे भाई? तो R बराबर होता है रो इंटू एल बट्टा ए, रो इंटू एल बट्टा ए। जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर यदि जो कम करेंगे तो रेसिस्टेंस का मान हाई हो जाएगा, जब इसको बढ़ाएंगे तो इसका मान कम हो जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा इसलिए बनाया जाता है। अब देखेंगे, जब इसका मान बढ़ाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इसका मान घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। तो इसलिए पतला बनाया जाता है और लंबा बनाया जाता है, क्योंकि R का मान बढ़ाना रहता है, रेसिस्टेंस को बढ़ाना रहता है। क्लियर है? आगे देखेंगे, वह जिससे मोटर में करंट की दिशा बदल जाती है वह क्या होता है? तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा, कोई भी ऑप्शन में, वह होगा कॉम्युलेटर, कॉम्युलेटर, यही आपका आंसर हो जाएगा।
आगे है, कौन श्वसन नली को ढहने से या फटने से रोकता है? तो देखेंगे श्वसन नली जो होता है उसको ढहने से या फटने से रोक देता है। वह इस प्रकार का संरचना बना हुआ होता है। संरचना इस प्रकार जो ट्रैकिया के आसपास बना हुआ होता है, जो ढहने से उसको बचाता है, वह होता है उपास्थि छल्ला। उपास्थि छल्ला होता है, उपास्थि छल्ला होता है, यानी कि रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज का बना हुआ छल्ला होता है। क्लियर? लीफ यानी पत्ती में कौन सा अंग होता है? तो पत्ती में तो रंध्र ही पाया जाता है, और रंध्र का काम क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज करना, गैस का एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना, गैसों का आदान प्रदान करना, बाहर निकलना और अंदर ले जाना, इसी का काम होता है, रंध्र का ही काम होता है। आगे चलेंगे, भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया को हम लोग इन भूमि में रिसाव की प्रक्रिया को इन ऑप्शन में आपका दिया हुआ होगा इन फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किसी न किसी ऑप्शन में आपका दिया हुआ होगा इन फिल्ट्रेशन। इसी को हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में भी दिया हुआ होगा अंतः स्यंदन, अंतः स्यंदन। यह इन फिल्ट्रेशन जो होता है वो भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया कहलाती है। आगे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहा जाता है, और इसका काम क्या होता है? पेट में अम्लीयता को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए। अब आपका क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोनों हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे उत्तराखंड के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर, हम पहले ही बोल चुके, थोड़ा बहुत गलती ऑप्शन में हो सकता है या तो क्वेश्चन में भी इधर उधर हो सकता है कि इसी के बेसिस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा होगा, तो किसी का अगर फैक्ट ना आ पाया है तो थोड़ा सा सुधार खुद कर लेंगे। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी वर्तमान में ऋषभ पंत, ऋषभ पंत, क्रिकेटर ऋषभ पंत है। आगे है क्वेश्चन में, पेरियार नदी प्रवाहित होती है, तो पेरियार नदी जो प्रवाहित होती है वह केरल में प्रवाहित होती है, पेरियार नदी। क्लियर? वाइल ऑफ विक्ट्रियोल जिसे बैटरी का तेल, अगला क्वेश्चन है, वाइल ऑफ विक्ट्रियल जिसे बैटरी का अम्ल कहा जाता है या क्या होता है? तो H2SO4 होता है जिसे वाइल ऑफ विक्ट्रियोल कहा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना, अगला क्वेश्चन में है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुआ था? 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, और पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जो थे वह थे जेल नेहरू, जेल नेहरू इसके उस समय के वर्तमान अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। जबकि यह किस मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। क्लियर? आगे है, हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो हीलियम तो अक्रिय गैस है, ऑक्सीकरण संख्या इसका 0 हो जाता है। आगे है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। अब आपके ऑप्शन में क्या था? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित क्वेश्चन था आपको, और यह आपके ऑप्शन में क्या था ये तो आप ही जानते होंगे, तो शायद पता नहीं, ऑप्शन में केरल आया हुआ है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल में भी पाया जाता है, तो केरल अगर ऑप्शन होगा तो केरल में हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। आगे है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन का नहीं, दरअसल विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सी
फेरॉल होता है। आगे है धोवन सोडा का रासायनिक नाम बताना है। धोवन सोडा तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है धोवन सोडा। यही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, धोवन सोडा को रासायनिक नाम लिखना था, तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। जैन धर्म में जीन का क्या अर्थ हो जाता है? तो जैन धर्म में जीन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में जीन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऋषभदेव। आगे है 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक किसके द्वारा जीता गया है? अंशु मलिक। अंशु मलिक। अगला सवाल था कि 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक, तो अंशु मलिक था। पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया था? CSO सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। आगे है कौन इसमें से गलत मिलान करना है? इसमें से गलत कौन सा है? देख लीजिए, अनुच्छेद 352 दिया हुआ होगा राष्ट्रीय आपात से, बिल्कुल सही है। 360 वित्तीय आपातकाल से, बिल्कुल सही है। 356 राष्ट्रपति शासन या राजकीय शासन, बिल्कुल सही है। लेकिन अनुच्छेद 358 जो दिया हुआ स्वास्थ्य आपात या किसी भी प्रकार का आपात नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। अब आपके ऑप्शन में क्या वहां दिया हुआ था वो मिलान कर लेंगे, केवल आंसर का ही हम मिलान कर रहे हैं कि कौन सा आंसर आपका होगा। आगे है चलो लोकू त्योहार कहां मनाया जाता है? तो चलो लोकू त्योहार अरुणाचल प्रदेश का एक त्योहार है अरुणाचल प्रदेश का, और यह एक फसल त्योहार है। यह कैसा त्योहार है? तो फसल त्योहार है। फसल त्योहार है। इसे रंगीन त्योहार भी कहा जाता है। क्लियर? तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा चलो लोकू त्योहार। जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी उसके लिए इंडिया और यूनेस्को ने कौन सी योजना चलाई जिससे दोबारा पढ़ाई को बढ़ावा मिल सके? अब देखेंगे कि इंडिया और यूनेस्को के द्वारा सम्मिलित रूप से कौन सी योजना चलाई गई दोबारा पढ़ाई को बढ़ावा मिल सके। इसमें किसी भी प्रकार का ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, अतः थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन है कि कौन सा ऑप्शन में क्या था दिया हुआ। इसको देख लीजिएगा कि क्या आंसर होगा। मांग बढ़ने पर वक्र क्या हो जाता है? मांग बढ़ने पर वक्र क्या होता है? मांग बढ़ने पर वक्र क्या होता है? ऑप्शन में क्या था, कैसा था, नहीं था, इसको थोड़ा सा आप खुद देख लीजिएगा। नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए आंदोलन चलाया गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को चलाया गया था, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जिसके द्वारा कानून को भंग करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन में दोनों शायद था। ऑप्शन में आपका दोनों था कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो नमक कानून को तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च अभियान किया गया था, जबकि उसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया था। आंदोलन की बात करें तो आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। आगे अनंत नागेश्वर राव से पहले इकोनॉमिक के मुख्य सलाहकार कौन थे? कृष्ण मूर्ति। क्लियर? आगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, और इस पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया? इसके स्थान पर इसका नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। कब किया गया? 6 अगस्त 2021 को किया गया था।
आगे है नए लोकपाल कौन बनाए गए हैं? प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती को बनाया गया है। कोई भी ऑप्शन में होगा, मिलान कर लेंगे। 2017 में इस स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था? इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। स्मृति ईरानी के पास 2017 में कौन सा मंत्रालय था? कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय था। आगे जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आपका विटामिन के जो है वह थक्का जमाने में मदद करता है। आगे है भारत के प्रथम लोकपाल कौन बनाए गए थे? तो कहेंगे पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पीसी घोष। आगे पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? राजस्थान में। आगे है शांति का नोबेल पुरस्कार। इस क्वेश्चन में थोड़ा सुधार। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? मारिया रेशा एंड दिमित्री मुराटोव। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 मिला था। आर्या राजेंद्रन कहां की सबसे युवा मेयर बनी है? सबसे युवा मेयर बनी है तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम कहां? केरल में। क्लियर? तो ऑप्शन में मिलान आप करते जाएंगे। हम केवल आंसर मिला रहे हैं आपका कि ये आंसर सही होगा। जिसमें ऑप्शन है, मेरे पास जो ऑप्शन आया है तो उसमें ऑप्शन हम दे देंगे। आगे पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व राज्यपाल कौन है? पूर्व राज्यपाल कौन थे? जगदीप धनखड़। अभी वर्तमान समय में इनको क्या बनाया गया है? उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। क्लियर? कवक जनित रोग कौन सा होता है? अब ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ था वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन याद रखिएगा कि कवक जनित रोग में आता है ए दाद खाग। ए से एथलीट फूट और ए से और एक याद रखेंगे एक्जीमा को। दा से दाद को याद रखेंगे और द से दम्मा को याद रखेंगे। खा से खाज को याद रखेंगे, खाज और खुजली को याद रखेंगे। जबकि ग से गलसुआ को ग से गंजापन नामक रोग को याद रखेंगे। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन था, मिलान कर लीजिएगा। अनुच्छेद 231 किस बात से संबंधित है? तो अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए हाईकोर्ट बनाने की बात कहा गया है। क्लियर? बनाने की बात कहा गया है। आगे है दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? अभी बताए 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था और 6 अप्रैल को दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक सत्याग्रह को भंग किया था, नमक कानून को भंग किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि समुद्र के बालू से नमक बना लिया था महात्मा गांधी ने और उसी दिन नमक के कानून को भंग किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। क्लियर? तो आप ऑप्शन में मिलान कर लीजिए कौन सा ऑप्शन में था आपका। वैक्सीन मैत्री अभियान
क्या होता है, इससे भी संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ था। वैक्सीन मैत्री अभियान किससे संबंधित है यह योजना? वैक्सीन मैत्री अभियान योजना किससे संबंधित है? तो कोरोना की वैक्सीन जो थी ना, भारतीय कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन जो थी वह पड़ोसी देश मालदीव, नेपाल, म्यांमार, इसके अलावा बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में यह कोरोना की वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया इस अभियान के तहत। क्लियर? तो ऑप्शन में आपका होगा, मैच करा लीजिएगा। आगे है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषा में दिया जाता है? 2021 रहे या 2022 रहे, कितनी भाषा में दिया जाता है? कुछ संबंधित ऐसा क्वेश्चन था। अब इसमें थोड़ा बहुत त्रुटि होगा तो स्वयं मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में था। फैक्ट क्वेश्चन तो आ पाना संभव नहीं होता है, तो लेकिन जितना भी आ पाया हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषा में दिया जाता है? तो कुल 22 भाषा में दिया जाता है, जो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषा की चर्चा है। आगे वर्तमान में CGA कौन है? तो श्रीमती सोनाली सिंह। क्लियर? आगे है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा था किसने? डी दुबे नामक विद्वान के द्वारा। आगे है MIC का पूरा रूप क्या होता है? तो MIC का पूरा रूप होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर? अपना आप ऑप्शन से मिलान कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन में आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड दिया हुआ था। तो ये था हमारा क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन टोटल मेरे पास आया था, जिसका हम हल करने का प्रयास किए हैं। आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में आपका एग्जाम था और आपके पास क्वेश्चन आपको याद है, तो वो क्वेश्चन वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि हम उसका सॉल्यूशन कर सके या उसका आंसर हम बता सके। या अगला शिफ्ट में जब अगला शिफ्ट में या अगला दिन किन्हीं का एग्जाम होगा, तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, ताकि उसका हम आंसर बता पाए। ज्यादा सुविधा होगा कि आप, उससे बढ़िया है कि आप शिफ्ट को दे के आते हैं, एग्जाम दे के आइएगा ना। कोई स्टूडेंट्स एग्जाम जब दे के आइएगा, तो अपने एग्जाम के आने के बाद ये नंबर जो है वो 77 17 75 37 55 केसरिया कंपटीशन क्लास का ये नंबर है। यहाँ पे आप अगर सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप पे भी, तो वो एक आंकड़ा जो होगा वो वृद्धि होगा, और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को, जो आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम जीके और जीएस पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर? तो चलते हैं अब अगले शिफ्ट में। जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है वह हम फिर से अपलोड करेंगे, और उसका भी क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन का आंसर एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम अपलोड करते हैं। क्लियर? चलिए अगला शिफ्ट में अब मिलते हैं।